नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और आप सभी का स्वागत करता हूँ द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम थियोसॉफिकल सोसाइटी या फिर थियोसॉफिकल आंदोलन के बारे में बात करेंगे। हम इसकी शुरुआत से इसके अंत तक जाएंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारतीय समाज में क्या प्रभाव पड़ा। साथ ही एनी बेसेंट के बारे में भी हम काफ़ी कुछ जानेंगे। दोस्तों, हमारी जानकारी आधुनिक भारत का इतिहास स्पेक्ट्रम की इस पुस्तक से होगी और हमारी जानकारी कुछ इस प्रकार है। लेकिन जब आप किसी परीक्षा को देते हैं और प्रश्न को जब तक आप समझ नहीं पाते, उसका उत्तर देना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। इसीलिए अगर आप प्रश्न को, उसके शब्दों को, उनके अर्थों को समझ लेते हैं तो उसका उत्तर देना थोड़ा आसान हो जाता है। भले ही आपको उसका उत्तर आता ना हो, लेकिन अगर आप प्रश्न अच्छी तरह समझ जाए तो आप 60 से 70% उत्तर तो अपने मन से कुछ ना कुछ लिख ही सकते हैं जो उस विषय से संबंधित हो। और इसका परिणाम ये होगा कि आपको पूरे नहीं तो आधे नंबर तो मिल ही जाएंगे। और कुछ ना होने से बेहतर है कुछ होना। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात वही मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि प्रश्नों के अर्थ आपको समझ में आने चाहिए। जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी या थियोसॉफिकल मूवमेंट है, तो यहाँ पर थियोसॉफिकल का अर्थ क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि ग्रीक भाषा से निकला है थियोसॉफिकल। और थियोसॉफिकल में थियोस और सॉफीस दो शब्दों से मिलकर ये बना है। और इन दोनों का अर्थ ठीक वैसे ही होता है जैसे हिंदू धर्म में ब्रह्म विद्या या फिर जो नास्टिज्म हम ईसाई में देखते हैं और जो सूफी आंदोलन हम मुस्लिम में देखते हैं, इस्लाम में देखते हैं। तो कुल मिलाकर थियोसॉफिकल एक आंदोलन है, एक सोसाइटी है जो धार्मिक मामलों में काम करती है। जैसे कि थियोसॉफिकल सोसाइटी जब भारत में आई, तो भारत जो कि हिंदू बहुल आबादी वाला देश था, तो इन्होंने हिंदू उत्थान के लिए कार्य किए और वैदिक ग्रंथों को बढ़ावा देने का काम किया भारत में। वैसे ही जब ये किसी मुस्लिम कंट्री में गए तो वहाँ पर इन्होंने सूफीवाद या फिर जो इस्लाम के सिद्धांत है उनको बढ़ावा देने का काम किया और उनकी अच्छी बातों को एकत्रित किया। ठीक ऐसा ही इन्होंने ईसाई धर्म में किया। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसका काम प्रत्येक देश में उस धर्म के धार्मिक मामलों में सुधार या फिर उनकी अच्छी बातों को उजागर करना है। अब हम यहाँ पर नोट्स को पढ़ने का काम करते हैं। इस आंदोलन की शुरुआत दो पाश्चात्य बुद्धिजीवियों ने की। यहाँ पर मैं आपको रोकूंगा और ये बताऊंगा कि पाश्चात्य बुद्धिजीवी आखिर होते क्या हैं। दोस्तों, हम शून्य से शुरुआत कर रहे हैं, यानी कि छोटे से छोटे शब्द का अर्थ भी आपको पता होना चाहिए, तब आप अपने मन से भी एक बेहतर उत्तर बना सकते हैं सिर्फ फैक्ट के आधार पर। दोस्तों, पाश्चात्य यानी कि हमारे भारत के पश्चिम की ओर यूरोप बसा है और यूरोप के पूर्व की ओर एशिया और भारत बसा हुआ है। इसीलिए आप जितने भी साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी कंपनियों को देखते हैं, व्यापारी कंपनियों को देखते हैं, उनके नाम के आगे ईस्ट लगा हुआ था। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी, डचेस ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो भारत के पश्चिम में स्थित है वह पश्चिमी क्षेत्र यूरोप कहलाया। और जो पश्चिम के बुद्धिजीवी रहे, उन्हीं में से दो बुद्धिजीवियों, मैडम एच.पी. ब्लावेटस्की, जिनका जीवन काल 1831 से 1891 रहा, और कर्नल एम.एस. अलकॉट ने की थी। कर्नल एम.एस. अलकॉट की मृत्यु 1907 में हो जाती है। वहीं जो मैडम ब्लावत्स्की है, ये 1891 में इनका देहांत हो जाता है। इन दोनों ने मिलकर थियोसॉफिकल आंदोलन की शुरुआत की थी, या फिर हम इसे संगठन भी कह सकते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर आप इतना भी लिख दें कि मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकॉट ने स्थापना की, तो भी आपका उत्तर सही माना जाएगा, क्योंकि पूरा नाम यहाँ पर जरूरी नहीं होता है लिखने का। आपको जितना याद हो आप उतना लिख सकते हैं। ये दोनों भारतीय विचारों एवं भारतीय संस्कृति से गहरे रूप में प्रभावित थे। 1875 में अमेरिका में इन दोनों ने मिलकर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। किसने की? मैडम ब्लावेटस्की और
कर्नल अलकॉट ने मिलकर 1875 में अमेरिका में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की, लेकिन 1882 में इन्होंने सोसाइटी का मुख्यालय मद्रास के निकट अडियार नामक स्थान में परिवर्तित कर दिया। इसके अनुयायी ईश्वरीय ज्ञान को आत्मिक हर्षोन्माद एवं अंतर्दृष्टि द्वारा प्राप्त करने की कोशिश करते थे। उनका मानना था कि ध्यान, योग एवं चिंतन जैसे माध्यमों द्वारा व्यक्ति की आत्मा को परमात्मा से जोड़ा जा सकता है। वे हिंदू धर्म के पुनर्जन्म एवं कर्म सिद्धांत पर भी विश्वास करते थे। उन्होंने उपनिषद, सांख्य, योग एवं वेदांत के विचारों को अति महत्वपूर्ण बताया। मैं आपको बता दूं कि दूसरे धर्मों में नास्तिक और आस्तिक की परिभाषा अलग है, जबकि हिंदू धर्म में नास्तिक और आस्तिक की परिभाषा अलग है। जैसे आप क्रिश्चियनिटी या इस्लाम या फिर दूसरे धर्मों की बात करते हैं तो वहाँ पर आस्तिक वो होता है जो ईश्वर को मानता है और नास्तिक वो होता है जो ईश्वर को नहीं मानता। जबकि हिंदू धर्म में जो आस्तिक होता है वो वेदांत को मानता है, वो उपनिषदों को मानता है, यानी कि इन दोनों को मानने से वह ईश्वर को भी स्वाभाविक रूप से मान लेता है। और जो वेदांत को और उपनिषदों को, वेदों को नहीं मानते हैं, वे नास्तिक कहलाते हैं। जैसे चार्वाक दर्शन, जैन और बौद्ध धर्म नास्तिक है क्योंकि ये इनको मानते नहीं हैं। फिर इसके बाद में हम देखते हैं इस सोसाइटी का उद्देश्य प्रजाति, नस्ल, लिंग एवं रंग में भेदभाव किए बिना सभी लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना था। इसने प्रकृति एवं मानव शक्ति के अनसुलझे रहस्यों की भी व्याख्या करने का प्रयास किया। सोसाइटी ने मुख्यतः हिंदू धर्म की प्राचीन विरासत एवं पहचान को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। इसने बाल विवाह का विरोध किया एवं जातिगत भेदभाव के उन्मूलन, दलितों के उत्थान, विधवाओं की हालत में सुधार का समर्थन किया। दोस्तों, जो 19वीं शताब्दी थी यानी कि जो 1800 वाले सन थे, कुल मिलाकर ये भारत में पुनर्जागरण का काल रहा और इस समय धार्मिक पुनर्जागरण ज़्यादा हुआ और सामाजिक पुनर्जागरण भी ज़्यादा हुआ। धर्म की जितनी कुरीतियाँ थी उन्हें समाप्त किया गया, चाहे वह 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से बैटिंग द्वारा सती प्रथा का अंत हो या फिर 1830 में दास प्रथा का या फिर 1834 में नरबली प्रथा का अंत हो। इस प्रकार की कई सारी कुरीतियों का अंत किया गया। साथ ही जो भारतीय शिक्षा है उसका स्तर भी सुधारा गया। जो हिंदू धर्म है उसके मूल सिद्धांतों को उजागर किया गया, चाहे वो आर्य समाज हो या फिर वो रामकृष्ण मिशन हो, इनके द्वारा ये महत्वपूर्ण कार्य किए। और जो मैकाले शिक्षा पद्धति है या फिर 1854 का बुट डिस्पैच है या फिर जो लॉर्ड रिपन के समय पर जो सुधार हुए शिक्षा के, इनके जरिए पाश्चात्य शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, गणित को भी भारतीय शिक्षा पद्धति में शामिल करने का प्रयास किया गया। 1907 में कर्नल अलकॉट की मृत्यु हो गई और जो मैडम ब्लावस्की थी 1891 में उनकी पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। तो जो सीनियर थी और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थी इस सोसाइटी में वो थी एनी बेसेंट। 1907 में एनी बेसेंट को इसका अध्यक्ष चुना गया। 1907 में ही कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था जिसमें कांग्रेस दो भागों में, नरम दल और गरम दल में बढ़ चुकी थी। दोस्तों, 1907 में ये अध्यक्ष बनती है। इनका जन्म 1847 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1933 में हुई थी। एनी बेसेंट की अध्यक्षता में सोसाइटी की लोकप्रियता में और भी ज़्यादा वृद्धि हुई। एनी बेसेंट 1893 में भारत आई और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उन्होंने बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की आधारशिला रखी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह सेंट्रल हिंदू स्कूल ही आगे जाकर हिंदू महाविद्यालय बनता है, बनारस हिंदू महाविद्यालय का रूप लेता है और इसकी प्रगति के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए। दोस्तों, इस स्कूल में हिंदू धर्म एवं पाश्चात्य वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। यही स्कूल आगे चलकर कॉलेज बना और अंत में जाकर 1915 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में यह परिणित हो गया यानी परिवर्तित हो गया। एनी बेसेंट को स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए जाना जाता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने विभिन्न धर्मों को मजबूत करने की वकालत की और शिक्षित हिंदुओं को हिंदू धर्म की प्राचीन समृद्ध विरासत से अवगत कराया।
किंतु अपने अर्थपूर्ण उद्देश्यों एवं सराहनीय प्रयत्नों के पश्चात भी थियोसॉफिकल सोसाइटी किसी ऐसे कार्यक्रम या आंदोलन को जन्म देने में असफल रही जिसके हिंदू धर्म या समाज के दूरगामी प्रभाव हो। दोस्तों, कुल मिलाकर जो प्रभाव राजा राम मोहन राय ने छोड़ा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद ने छोड़ा समाज सुधार के मामलों में, धर्म के मामलों में, आगे चलकर B.R. अम्बेडकर ने छोड़ा, उस प्रकार के प्रभाव थियोसॉफिकल सोसाइटी नहीं छोड़ पाई, क्योंकि इसने केवल अच्छाइयों का बखान किया। इसने जो थोड़ी बहुत कुरीतियाँ थी उन्हें साइड करने का काम नहीं किया, जैसे कि आगे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर करते हैं। उन्होंने छुआछूत को दूर करने का काम किया। उन्होंने मंदिर में दलितों के प्रवेश करने की बात की, और सवर्ण और जो निर्वर्ण यानी कि जो निम्न और ऊंची जाति के बीच की जो खाई थी उसे कम करने का कार्य अन्य समाज सुधारकों ने किया, लेकिन थियोसॉफिकल सोसाइटी इसमें नाकाम रही। धार्मिक परिवर्तनवादी के रूप में भी थियोसॉफिकल सोसाइटी के समर्थकों को ज़्यादा सफलता हाथ नहीं लगी, लेकिन हिंदू धर्म की समृद्ध विरासत से लोगों को अवगत कराकर तथा प्राचीन धर्म, दर्शन और विज्ञान की महत्ता प्रतिपादित कर सोसाइटी ने लोगों के मन में राष्ट्रवाद की प्रेरणा जागृत की। इस प्रेरणा ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन करने की चेतना भारतीय क्रांतिकारियों में जगाई। दोस्तों, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भले ही कुरीतियों को उजागर करने का कार्य ज़्यादा ना किया हो, लेकिन इसने सकारात्मक धर्म की जो पहल की उसके माध्यम से लोगों को अपने धर्म की अच्छाइयों के बारे में पता चला, सिद्धांतों के बारे में पता चला, और उन्हें ये पता चला कि जो धर्म है, धर्म राष्ट्रवाद को बढ़ावा देता है, ना कि अंधविश्वास और कट्टरता को। इसके कारण थियोसॉफिकल सोसाइटी का भी एक अपना स्थान भारतीय इतिहास के समाज सुधारों में आ जाता है। दोस्तों, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने रीति रिवाजों एवं दर्शन में एक और बात कहा जाता है कि दूसरे दृष्टिकोण में यह भी माना जाता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारतीयों को उनके परंपरागत रीति रिवाजों एवं दर्शन में बांधे रखा तथा इनकी समृद्धता का गुणगान करके उनमें गर्व का भाव भर दिया, क्योंकि इससे पहले जितने भी, चाहे मैकाले शिक्षा पद्धति हो, चाहे जितने भी अंग्रेज समाज सुधार हो या फिर ज़्यादातर भारतीय समाज सुधार हो, उन्होंने जो भारतीय धर्म है या फिर शिक्षा पद्धति है उसे हीन भावना की दृष्टि से देखा, जबकि इससे बेहतर स्थिति में पहुंचाने का काम थियोसॉफिकल सोसाइटी ने किया। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको पिछले साल का यह क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ और इसमें ऑब्जेक्टिव में भी इससे प्रश्न बनते हैं। जैसे यहाँ पर एक प्रश्न बना है, एनी बेसेंट के संबंध में निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। तो वह एक आयरिश महिला थी। तो मैं आपको बता दूं कि जो एनी बेसेंट थी वह आयरलैंड से संबंध रखती थी। वह एक आयरिश महिला थी। वह थियोसॉफिकल सोसाइटी से सक्रिय रूप से जुड़ी थी। तो ये आपको पता है क्योंकि वह 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनती है अल्काट की मृत्यु के बाद। वह होम रूल से जुड़ी थी। होम रूल आंदोलन क्या था यह आपको जानना चाहिए। होम रूल आंदोलन यानी कि स्वराज, होम यानी कि घर, रूल यानी कि नियम, अपने घर में अपना नियम चले, यही होम रूल आंदोलन है और इसे हिंदी में स्वराज आंदोलन कहा गया। दोस्तों, एनी बेसेंट स्वराज आंदोलन की समर्थक थी और इससे बाल गंगाधर तिलक भी जुड़े हुए थे। आपको ये पता होनी चाहिए। होम रूल आंदोलन जो कि 1916 में अच्छे पैमाने पर शुरू हुआ, यह एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक की देन थी और वे मानती थी कि भारत को भी अन्य उपनिवेशों की तरह अपना नियम हो। आपको मैं बता दूं कि अभी विश्व के 14 देशों में कॉमनवेल्थ रियलम है और इससे हम होम रूल समझ सकते हैं, लेकिन आपको मैं होम रूल और अच्छे से समझाता हूँ। प्राचीन भारत में हम समुद्रगुप्त को देखते हैं, जिन्हें B.A. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है। दोस्तों, जो समुद्रगुप्त थे उन्होंने दक्षिण के कई राजाओं को हराया, लेकिन उन पर डायरेक्ट शासन न करके उन्हें स्वतंत्र अधिकार करने दिया और उन्हें कहा कि आप मुझे सम्राट मानिए और आप स्वतंत्रता पूर्वक शासन किए। यही होम रूल आंदोलन है, यानी कि होम रूल इसे ही कहते हैं। आप इसे वर्तमान समय में लाकर देखें तो होम रूल का मतलब यह था कि हम अंग्रेजों को अपना सर्वोपरि मानेंगे, लेकिन भारत पर जो नियम कानून होंगे
वो भारतीयों के द्वारा ही निर्मित होंगे। कुल मिलाकर आप ये देख सकते हैं कि विश्व में अभी लगभग 14 ऐसे देश हैं जो ब्रिटेन को अपना स्वामी मानते हैं, यानी कि इस व्यवस्था को वर्तमान में कॉमनवेल्थ रियलम कहते हैं। जैसे आप कनाडा को देखते हैं, आप न्यूजीलैंड को देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं, यहाँ पर राष्ट्रपति का पद नहीं होता है क्योंकि ये अपना सर्वे सर्वा ब्रिटेन के राजा या महारानी को मानते हैं। तो ठीक ऐसी ही व्यवस्था एनी बेसेंट भारत में चाहती थी कि भारत का शासन भारतीयों के पास हो, भले ही भारत अपना सर्वोच्च सत्ता ब्रिटेन को माने। चौथा बिंदु यहाँ पर आता है, वह महिला विश्वविद्यालय की संस्थापिका थी। तो यह बिंदु गलत है क्योंकि उन्होंने जो सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की थी, कहाँ पर, बनारस में की थी, जिसे बाद में 1915 में चलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। तो यहाँ पर चौथा बिंदु गलत हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने आपको ऑब्जेक्टिव भी बता दिया कि किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव बनते हैं, और यहाँ पर या तो 2 नंबर में प्रश्न बनेगा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में बताइए, एनी बेसेंट के बारे में बताइए, या फिर अगर 5 नंबर में क्वेश्चन बनता है तो वह ऐसे पूछेगा कि आधुनिक भारत में समाज सुधारों के बारे में बताइए। तो विभिन्न आंदोलनों में आप थियोसॉफिकल आंदोलन या सोसाइटी के बारे में भी जिक्र कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। सुकरात कहते हैं, हम कई बार दीवारें लोगों को बाहर रखने के लिए नहीं बनाते, बल्कि यह देखने के लिए बनाते हैं कि किसे हमारी कितनी परवाह है कि हमारे लिए दीवारें भी गिरा दें। फिर मिलेंगे अपने ही किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।